एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शिन वापस से दुकान के अंदर ही काम कर रहा था। जिसके बाद वो साकामोटो से कहने लगता है कि उस दिन आप कितने अच्छे तरीके से फाइट कर रहे थे, मुझे तो ये देख कर के मज़ा ही आ गई थी। आपने एक लगातार उन सभी के सभी को हरा दिया। ये सुन करके उनकी वाइफ कहने लगती है कि क्या तुमने वापस से हिटमैन का काम शुरू कर दिया है। साकामोटो ये सुनते ही घबरा जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस दिन किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं लगी थी। जिसके बाद उनकी वाइफ कहने लगती है कि अगर तुमने अपने वादे को तोड़ा और हमारे रूल्स को तोड़ा तो फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। साकामोटो की ये सुनकर के फट जाती है और शिन पूछने लगता है कि आखिर रूल्स क्या हैं। लेकिन साकामोटो सीधा उसे मारने का ही सोचने लगते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। आगे वो लोग एक चाइना टाउन के अंदर आ जाते हैं शॉप के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए। साकामोटो फिर जाकर के पोर्क बन को खरीद लेते हैं ताकि वो अपनी बेटी को खिला सकें। शिन ये देख करके सोचता है कि क्या हम लोग इतने दूर बस इसके लिए आए हैं। तो फिर साकामोटो सोचने लगते हैं कि किस तरीके से उनकी बेटी ये खा करके खुश हो जाएगी। शिन फिर सोचने लगता है कि साकामोटो अपनी फैमिली की काफी ज्यादा केयर करते हैं। लेकिन तभी एक लड़की ऊपर से कूदती है और सीधा साकामोटो के ऊपर लैंड करती है। जो पोर्क बन रहते हैं वो गिर करके खराब हो जाते हैं और साकामोटो काफी घबरा जाते हैं। शिन देखता है कि उनकी हालत तो काफी ज्यादा ही खराब हो गई है। जिसके बाद वो लड़की बताती है कि उसका नाम शाओ है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं शाओ को पकड़ने के लिए। शिन फिर साकामोटो से कहता है कि अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए तो वो लोग इनके बीच में आ जाएंगे। लेकिन साकामोटो अभी भी पोर्क बन को लेकर के ही परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी इस तरह के पोर्क बन देख करके काफी ज्यादा उदास हो जाएगी। ये देख करके शिन कहता है तो फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं पे शाओ उन सारे लोगों से लड़ रही रहती है कुंफू की मदद से और उन्हें हरा भी देती है। लेकिन तभी एक इंसान आकर के पीछे से शाओ को पकड़ लेता है और वो सभी शाओ को मारने वाले थे। लेकिन तभी साकामोटो बीच में आकर के उसके नाइफ को ही तोड़ देते हैं। जिसके बाद शिन शाओ को आजाद करा लेता है। शाओ उन लोगों का शुक्रिया करती है, लेकिन साकामोटो अभी भी पोर्क बन के बारे में ही सोच रहे थे। तभी वहाँ पे और भी लोग आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। जिसके बाद साकामोटो शाओ को लेकर के दौड़ने लगते हैं और वो सारे लोग उनका पीछा नहीं कर पाते। जिसके बाद उनका बॉस बताता है कि वो शाओ को पकड़ने में फेल हो गए। तभी डॉन नाम का एक आदमी उसे मारने लगता है और कहता है तुमसे मैंने एक काम कहा था और तुम फेल हो गए। मैंने उसके पूरे क्लैन को खत्म करवा दिया और तुम उसे पकड़ तक नहीं पाए। फिर वो आदमी एक और मौका मांगने लगता है, लेकिन तभी कोई उसकी सर को काट देता है। जिसके बाद वो उसके सर को हाथ में ले करके कहने लगता है कि ये अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है, इसे पता भी नहीं चला कि इसकी गर्दन कट चुकी है। तो फिर उसका भाई कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें करते हो। ये सारी चीज़ें देख करके डॉन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रहता है। जिसके बाद वो उनसे कहता है सन ही और बांगचो, तुम लोग को जो भी करना पड़े तुम उस लड़की को पकड़ करके मेरे पास ले करके आओ। ये सुन करके वो दोनों कहने लगते हैं कि वो बीच में आने वाले हर एक इंसान को मार देंगे। शाओ फिर शिन और साकामोटो को बताती है कि उसके पास उसकी फैमिली की ट्रेजरी की चाबी है, जिसकी वजह से वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। शिन ये सुन करके कहता है कि क्या वो अपनी जान बचाने के लिए चाबी उन्हें दे नहीं सकती। तो फिर शाओ कहती है कि ये उसकी फैमिली ने उसे दिया था, वो इस तरीके से ऐसे ही उसे जाने नहीं दे सकती। इस चाबी को बचाने के लिए उसके फादर और मदर ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, इसीलिए शाओ भी मरते दम तक इस चाबी की हिफाजत करेगी। शिन कहता है कि वो उसकी बातों को समझ गया। शाओ फिर कहती है कि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है और फिर वहाँ से जाने लगती है। शिन भी सोचता है कि वो लोग अब यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन साकामोटो शिन को रोक देते हैं और शाओ से पूछते हैं कि क्या उसे पोर्क बन बनाने आता है। तो फिर शाओ कहती है कि उसके फादर ने उसे सिखाया था। साकामोटो फिर कहते हैं कि वो लोग शॉपिंग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन शिन कहता है कि उन्हें इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शाओ की फैमिली एक माफिया फैमिली है। लेकिन साकामोटो को किसी भी कीमत पे पोर्क बन चाहिए था। शिन फिर साकामोटो को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकचो आकर के साकामोटो को किक कर देता है। जिसके बाद शिन भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पे बाकचो और सन ही आ गए थे। सन ही कहता है कि ये सारे तो काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं। शिन कहता है कि आखिर ये लोग कौन है।
तो फिर शाओ बताती है कि ये दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस किलर हैं, क्योंकि ये जिनको भी मारते हैं उनके सर को रख लेते हैं और उनके फेसेस को ड्रॉ करके ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं। बागचू ये सुन करके कहता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं। शिन तभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आकर के सन ही को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन सन ही उसके पंच को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा साथी तो पहले ही मर चुका है। ये सुन करके शिन कहता है तुम्हें लगता है कि वो इतनी आसानी से मर जाएंगे? शिन को समझ में आ गया था कि इनसे लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और शाओ के ऊपर तभी आकर के बागचो हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पे साकामोटो आ जाते हैं और बागचो को मार करके नीचे गिरा देते हैं, जिससे वहाँ की छत भी टूट जाती है और वो लोग अंदर आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी बागचो को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। शाओ भी साकामोटो की काबिलियत को देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर साकामोटो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। सन ही साकामोटो से बीच में न पड़ने के लिए कहता है, लेकिन साकामोटो को उसकी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सन ही शाओ से कहता है कि अगर तुम मुझे वो चाबी दे दोगी तो फिर मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा, लेकिन शाओ ऐसा करने से मना कर देती है। तो फिर सन ही कहता है तुम्हारी जिंदगी सच में बेकार है और मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। ये सुन करके शाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए जाती है। शिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो उसे रोक देते हैं। शिन फिर बताता है कि वो बस उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। सन ही फिर सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करता है शाओ को मारने के लिए, लेकिन साकामोटो उसे बीच में ही रोक लेते हैं। ये देख करके सन ही कहता है कि बीच में आना बंद करो। शिन तभी देखती है कि साकामोटो के हाथ से ब्लड आ रहा है। फिर वो सोचने लगती है कि आखिर वो इतनी ज़्यादा उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जिसके बाद शिन भी सोचने लगता है कि आखिर रीज़न क्या है। तो फिर साकामोटो पहले की बातों को याद करने लगते हैं कि वो किस तरीके से एक गिफ्ट लेके गए थे अपनी वाइफ के लिए, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर ब्लड लगा था, जो देख करके उनकी वाइफ गुस्सा हो जाती हैं। साकामोटो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें काम करते रहना होगा ताकि वो उनके लिए गिफ्ट खरीद सकें, लेकिन उनकी वाइफ ये सुन करके गुस्सा हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि उन्हें गिफ्ट नहीं चाहिए, वो बस चाहती हैं कि वो उनके साथ रहे और अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जिए, जिसके लिए उन्हें बदलना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से कूद जाती हैं और साकामोटो बिल्कुल तेज़ी के साथ उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें पकड़ करके बचा लेते हैं। जिसके बाद उनकी वाइफ कहती हैं कि वो चाहती हैं कि साकामोटो खुद को बदलें अपने लिए और उनके लिए। वो नहीं चाहती कि साकामोटो किसी को भी मारे, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी के लिए खास होता है, जैसे कि वो उनके लिए हैं। और क्योंकि उन्होंने पहले ही काफ़ी सारे लोगों को मारा है, इसीलिए वो चाहती हैं कि वो आगे से जिसकी हो सके उसकी मदद करें, और यही उनका सबसे पहला रूल रहेगा एक फैमिली के तौर पे। और साकामोटो वहीं पे उनसे ये वादा कर देते हैं। ये सारी चीज़ें सुन करके शिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साकामोटो फिर सोचने लगते हैं कि वो काफी दिन बाद अपने खून को देख रहे हैं। तभी सन ही और बांगचो साथ में मिल करके हमला करने का सोचते हैं, लेकिन साकामोटो उनके सभी हमलों से बच जाते हैं। वो साकामोटो के सामने तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो भाई फिर भी काफी ज्यादा ताकतवर रहते हैं। जिसके बाद वो दोनों भी समझ जाते हैं कि साकामोटो काफी ताकतवर हैं, इसीलिए वो भी कॉम्बिनेशन अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साकामोटो इससे भी बच जाते हैं, जो देख करके वो दोनों भी हैरान होते हैं, क्योंकि साकामोटो काफ़ी मोटे हैं, लेकिन फिर भी वो सारे अटैक्स को डॉज कर दिए और ऐसा करने में उन्हें चोट भी नहीं लगी, उनकी बस नस खिंची थी। वो दोनों दोबारा से कॉम्बिनेशन अटैक करने का सोचते हैं, लेकिन इस बार साकामोटो उन्हें बीच में ही रोक देते हैं। वो पहले बागचो को बहुत ही भारी चीज़ से मारते हैं, जिसके बाद सन ही उनके ऊपर हमला करने का सोचता है, लेकिन वो सन ही के चक्रम को ही तोड़ देते हैं, जिससे सन ही काफ़ी हैरान होता है। तभी साकामोटो कहने लगते हैं कि उन्हें बैंडेज की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें वज़न उठाने की आदत नहीं है। इन सभी चीज़ों के बाद सन ही के पास आखिरी रास्ता बचता है शाओ को मारने का, लेकिन शिन उसके दिमाग को पढ़ के उसे रोक देता है। साकामोटो फिर फ्रिज उठा करके उसके मुंह के ऊपर मार देते हैं। ये सब देखने के बाद शाओ पूछती है कि आखिर वो लोग कौन हैं, तो फिर साकामोटो कहते हैं कि वो दुकानदार हैं। शाओ को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डान को,
जो कि अभी भी ट्रेजरी को खोलने के बारे में ही सोच रहा था। तभी वहाँ पे बाकचो और सन ही को लेकर के शिन और साकामोटो आ जाते हैं। इससे पहले कि डान को समझ पाता, वहाँ पे शाओ आकर के उसके गले के ऊपर चाकू रख देती है, जिससे डान काफी ज्यादा डर जाता है। फिर शाओ अपने गुस्से को शांत करने के लिए डान को मारती रहती है। शिन भी डान को मारने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी साकामोटो उसे मारने के बारे में सोचने लगते हैं और शिन से बीच में न पड़ने के लिए कहते हैं। शाओ का भी गुस्सा फिर ठंडा हो जाता है और वो डान को जाने देती है, क्योंकि उसके फादर ने उसे कहा था कि अगर वो सारे लोगों से बदला लेने की कोशिश करेगी तो वो कभी अपनी लाइफ को जी ही नहीं पाएगी। आगे शाओ ट्रेजरी को खोलने की कोशिश करने लगती है और खुलने के साथ ही साकामोटो और शिन अंदर जाने लगते हैं। अंदर काफी सारा गोल्ड भी रखा हुआ था। शिन वहाँ पे रखी किताब को पढ़ता है, जहाँ पे लिखा हुआ था कि लू क्लैन के सारे लोग यहाँ पे अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज को रखेंगे ताकि वो आने वाली जनरेशन को पास ऑन किया जा सके। शाओ फिर सोचती है कि आखिर उसके फादर ने यहाँ पे क्या रखा था और उसे वहाँ पे एक लेटर मिलता है जहाँ पे उसके फादर ने लिखा था शाओ जब बड़ी हो जाएगी तो फिर वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहेंगे। ये सुनकर के शाओ रोने लगती है और फिर उन लोगों से कहती है कि वो ये उनके साथ शेयर करना चाहेगी, क्योंकि उन्होंने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। वो लोग फिर पोर्क बन को भी बाहर निकाल लेते हैं खाने के लिए। वो दिखने में अच्छे तो नहीं लग रहे थे, लेकिन खाने में उनका टेस्ट अभी भी काफ़ी अच्छा था। आगे हमें दिखाया जाता है शिन को, जो कि अभी दुकान के अंदर ही बैठा हुआ था। तभी वहाँ पे साकामोटो आ जाते हैं, जिनका सर दर्द कर रहा था ड्रिंक करने की वजह से, और वो शिन से शांति बनाए रखने के लिए कहते हैं। शिन उनके पीने के लिए जूस ला करके देता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे शाओ आ गई है शॉप की यूनिफॉर्म पहन करके। शिन कहता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है, तो फिर शाओ बताती है कि वो यहाँ पे जॉब करने वाली है, क्योंकि उसे और कोई जॉब नहीं देगा। साकामोटो फिर उन लोगों से दोबारा से कहने लगते हैं शांत रहने के लिए। शिन फिर कहने लगता है कि उसे भी रूल्स के बारे में पता चल गया, क्योंकि उसने उनके दिमाग को पढ़ा था। साकामोटो ये सुन करके कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर बाकी के रूल्स को भी याद कर लो, क्योंकि अब तुम भी फैमिली का हिस्सा हो, और अगर तुमने इनमें से एक भी रूल को तोड़ा तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। शिन ये सुनकर के कहता है कि ये तो पहले ही रूल के खिलाफ है ना। उसके बाद हमें एक पुरानी बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग बैठ करके बातें कर रहे रहते हैं साकामोटो के बारे में, क्योंकि साकामोटो को मारने पे 1 बिलियन येन का इनाम मिलने वाला था। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।